एक ये जो चिदम्बरम जी ने कहा कि सीए का कानून है, बाकी जो 3 कानून है आपराधिक, उसको वापस लेंगे। देखिए, मैं मानता हूं चिदम्बरम जी भी ये लेना चाहिए, ऐसा नहीं मानते होंगे, परंतु वायनाड में बहुत बड़ा माइनॉरिटी का वोटिंग था। तो ठीक वायनाड के चुनाव के 2 दिन पहले केरल जाकर स्टेटमेंट दिया है। अब चिदम्बरम भी भूल गए, आप भी भूल जाओ, कुछ नहीं होना है, इनकी सरकार ही नहीं आनी है, हम होने ही नहीं देंगे। ना सीए वापिस होगा, ना ट्रिपल तलाक वापिस होगा, ना 370 फिर से आएगा। हम सरकार में निश्चित रूप से आने वाले हैं, और भविष्य में भी कभी कभार नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक ये नहीं होने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी को वायनाड में माइनॉरिटी के वोट दिलाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं। मुझे कई मुसलमानों ने कहा कि ये राहुल गांधी को जिताने के लिए बोले हैं। ये जो आपका जो संकल्प पत्र है उसमें यूसीसी लाने का वादा है, तो क्या हम समझे कि जो अगली मोदी सरकार होगी उसके पहले 100 दिनों में ये काम हो जाएगा? देखिए दिबांग जी, यूसीसी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है, जिससे भारतीय समाज के इतनी बड़ी विविधता वाले समाज पे इसकी बहुत बड़ी असर होने वाली है। अभी हमने उत्तराखंड में यूसीसी को बनाया है, कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। स्वाभाविक रूप से इसकी सोशल, पॉलिटिकल और लीगल स्क्रूटनी होगी, और तीनों जगह राजनीतिक बहस भी जरूरी है, सामाजिक बहस भी जरूरी है, और कानूनी बहस भी जरूरी है। ये तीनों बहस समाप्त होने के बाद जो सत्य निकलेगा, कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो भी इस पर सोचा जा सकता है, या तो ये तय होगा कि कानून ठीक ही है। तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि देश भर में यूसीसी लागू हो, परंतु पहले कुछ राज्य सरकारों ने, अलग अलग सामाजिक संरचना वाली राज्य सरकारों ने अपने यहाँ करना चाहिए, और उसके बाद पूरे देश में इसको करना चाहिए। परंतु हमने हमारे संकल्प पत्र में लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में हम यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये 1950 से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हम पर ये जिम्मेदारी डाली है। ये देश पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं चला, और जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी आधा अधूरा किया है। क्रिमिनल लॉ में क्यों पर्सनल लॉ नहीं ले आए भाई? क्रिमिनल लॉ ने आपने करना पड़ेगा, तो चोरी करने वाले के हाथ काटने पड़ेंगे, बलात्कार करने वाले को पत्थर मार मार कर मार देना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ में नहीं लिया पर्सनल लॉ, सिर्फ सिविल लॉ में लिया। ये भी आधा अधूरा लिया है। अब समय आ गया है कि संविधान निर्माताओं के स्वप्न को पूरा किया जाए और यूसीसी लागू किया जाए। हमारी पार्टी इस पर कृतनिश्चयी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि जो आपके दिमाग में बात समझ आ जाती फिर आप उसमें देर नहीं लगाते। 370 कश्मीर का उदाहरण सबने देखा। यूसीसी क्या 100 दिन में आप लागू कर दें? मैंने कहा ना, यूसीसी देर न लगाने का विषय नहीं है, पूर्ण बहस कर लागू करने का विषय है, क्योंकि पूरे देश ने इस कानून के तहत जीना है। इस पर तीनों प्रकार की, कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक, तीनों प्रकार की बहस होनी चाहिए, जो हो रही है। आपको लगता है इसमें 100 दिन से ज्यादा का समय लगेगा? जितना लगेगा मुझे मालूम नहीं, अभी तो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हुआ है। ये जो एक और बात अपने संकल्प पत्र में रखी है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात। इस देश में जहां हर साल चुनाव होते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? इसकी राह क्या है? देखिए दिबांग जी, ये देश में यह 60 के दशक तक चला ही है। एक साथ ही चुनाव होते थे 60 के दशक तक। जब इंदिरा जी ने सामूहिक रूप से ऑपोजिशन की सरकारें तोड़ी, तब ये टाइम टेबल थोड़ा मिसमैच हो गया और वहीं से शुरू हुआ है। अब कानून बनाकर इसको एक साथ करने की जरूरत है। 5 साल में जनता एक ही बार मैंडेट दे, 5 साल में पार्टियां एक ही बार जनता के पास जाए, और फिर 5 साल जिसको मैंडेट मिलेगा वो सरकार चलाए। इसमें आपत्ति क्या है?
इसमें क्या आपत्ति, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट सार्वजनिक है। उन्होंने सकारात्मक सिफारिश सरकार को करी है और मैं मानता हूं हमने घोषणा पत्र में सोच समझकर इसको लिया है। संकल्प पत्र में इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। तो मतलब जिनका जो टर्म बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा? हाँ, वो कानून बनाए गए तब संसद इस पर बहस कर इसका प्रोविजन करेगी। एक बार तो बचे हुए टर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, मगर नया चुनाव होगा वो मानो 29 में करना है तो 29 तक का होगा, फिर 29 से सब एक साथ होंगे। चुनी हुई सरकार कोई नहीं गिरानी है, मगर नई सरकारें अल्पकाल के लिए चुनी जाएगी और फिर 29 से सब सरकारें 5 साल के लिए चुन जाएगी। ये बताइए कि जो इसमें एक बड़ी बात देखी जा रही है कि चुनावों में जो खर्चा होता है वो कम होता है, वो स्वाभाविक रूप से कम होगा। और इसमें कितना खर्चा होता है अमित जी? क्योंकि आप तो चुनाव बहुत लड़वाते हैं, लगातार लड़वाते रहे हैं। क्योंकि सीएमएस की एक रिपोर्ट बताती है कि 30,000 करोड़ खर्च हुआ 14 में और 19 में यह आंकड़ा करीब 65,000 करोड़ आ गया। बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, परंतु बार बार चुनाव से खर्चा मैं मानता हूं 1/5 हो जाएगा। जितना भी 100 रुपया होता है तो 20 होगा। पर ओवरऑल कितना खर्च होता होगा? अंदाज लगाना कोई सत्य नहीं बताएगा आपको, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, गैर कानूनी बताया, आपको आश्चर्य हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? मैं ऐसी आशा नहीं करता था। उसमें ये एक जो बात निकल कर आई जब जिस तरह से चंदा गया उसको देखने के बाद कि बहुत सारी जांच एजेंसियों ने जब जांच शुरू की तो कंपनियों ने पैसे दिए, बीजेपी को दिए, 14 कंपनियों ने 4,000 करोड़ रुपए दिए। ये जो आंकड़े आ रहे हैं इन पर आपको क्या कहना है? देखिए दिबांग जी, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को ध्यान से समझना चाहिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, चलो चुनाव तो चल ही रहा है, खर्चा भी कम नहीं हुआ है, कैसे होता होगा मुझे बताइए तो, कैसे होता है? आप बताएंगे? अच्छा, 2 नंबर के नहीं, जो भी कर रहे हैं कैसे करते हैं? सब 2 नंबर का पैसा नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या रास्ता है? विकल्प दिए बगैर बॉन्ड का विकल्प बंद हो गया, कोई रास्ता ही नहीं है। कभी न कभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए? नहीं, मैं तो मेरा मंतव्य देता हूं, कभी न कभी इस पर करना पड़ेगा। एक जो बड़ा चुनाव हो रहा है और बहुत ही करीब से देखा जा रहा है चुनाव, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। वहाँ आप मुस्कुरा रहे हैं, संदेशखाली की बात है, शिक्षक भर्ती घोटाले की बात है। ये कितने बड़े मुद्दे हैं आज पश्चिम बंगाल? दिबांग जी, मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को मैं भी करीब से देखता हूं और गंभीरता से इसमें अपना योगदान भी करता हूं। संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाले पर मैं बाद में आता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। सरहदी राज्य में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। जनसांख्यिकी का बदलाव बॉर्डर स्टेट में इतनी तेजी से होता है और ममता बनर्जी की सरकार आंख मूंद कर उसको समर्थन कर रही है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ये पूरे देश के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि बंगाल से आने के बाद सिर्फ बंगाल में नहीं रहता है ना, कोई देश भर में जा सकता है। दूसरा, सीए का वो विरोध कर रही है। एक और तो आप घुसपैठ होने देते हो, उनको गलत तरीके से नागरिकता भी लेने देते हो, और जो शरणार्थी आए हैं, जो लीगली नागरिकता चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि आसपास के पड़ोसी देशों से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन
शरणार्थी आए हैं, इनको नागरिकता मिले, इसमें ममता बनर्जी को तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि घुसपैठियों की उनकी वोट बैंक नाराज होती है। पूरा बंगाल इसको गंभीरता से देख रहा है। तीसरी बात, वहां बेपनाह, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, इस प्रकार का करप्शन हुआ है। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है और आप इसको पार्टी से निकालते भी नहीं हो। नोट गिनने के मशीन गर्म हो जाते हैं, 6 SBI ब्रांच के मशीन लाने पड़ते हैं। इतनी गरीबी वाले प्रदेश के अंदर आप मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारते हो। कट मनी, करप्शन, गुंडई, बम धमाके, चुनावी हिंसा, ये सारे मुद्दों से बंगाल की जनता त्रस्त है। ममता जी को दिखता नहीं है, उनको लगता है मैं जीत गई। मैं आज पूरे देश को बताने चाहता हूं कि 2015 में हमारी 2 सीटें थी, अब हम 77 पर पहुंचे हैं। हमारा एक MP था दार्जिलिंग से, आज हम 18 पर पहुंचे हैं। और संदेश खाली के अंदर तो जो हुआ है वो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने अपने नाक के नीचे धर्म के आधार पर सैकड़ों महिलाओं का शोषण होने दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने किया है। आप अरेस्ट नहीं करते हो, हाईकोर्ट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए उनको। और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी गरीब घर के तेजस्वी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, निर्लज्जता के साथ पैसा लेकर 25,000 लोगों को नौकरी देना पड़ा, जिसको बंगाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया नौकरियों। आज वो 25,000 युवा भी दुखी है और जो लाखों लोगों ने परिश्रम कर अप्लाई किया था वो तेजस्वी युवा भी दुखी है। मैं आपको बताता हूं, इस चुनाव के परिणाम आने दीजिए। 4 तारीख को हम कम से कम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतकर बाहर आएगी बंगाल से।